नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है और बड़े बड़े दावे और वादे भी पेश किए जा रहे हैं। और उसके साथ ही आपको फिर रूबरू कराया जाएगा कि किस तरह से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि 5वें चरण के चुनाव कल होने वाले हैं और अलग अलग जगहों पर किस तरह से तैयारी जो है वो मुकम्मल की जा रही है, इस पर भी बात करना और गौर करना बहुत जरूरी है। और उससे पहले आप यहां पर ये देखिए कि किस तरह से पुलवामा के अंदर एक बार फिर से आतंकियों की तरफ से कायराना हरकत करने की कोशिश की गई है, क्योंकि डीडीसी चुनाव जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर चल रहे हैं और जाहिर तौर पर आतंकवादी खलल डालने की कोशिश भी आज कर रहे थे, लेकिन मौत के घाट ही उतारा गया है। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे कश्मीर और कश्मीर से सनम एजाज क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, किस तरह से पूरे सूरत हाल है मौसम को लेकर और साथ ही डीडीसी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ सरगर्मियां वहां पर चल रही हैं, देख लीजिए। ये कश्मीर की सियासत और इंतखाबात के बीच में महबूबा मुफ्ती का लगातार दूसरे दिन घर में नज़रबंद किए जाना और उसका सोशल मीडिया पे वायरल हुए वीडियो के बीच में सवालात और बहस मुबासा जहां जारी है, वहीं पीडीपी से लेकर गुपकार हल्के यही बताते हैं कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न है तो सिर्फ महबूबा मुफ्ती से के लिए क्यों, बीजेपी के उन लीडरान के लिए क्यों नहीं जो साउथ कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के उन इलाकों में भी जानते हैं जहाँ के लिए सिक्योरिटी कंसर्न हुआ करता था। सारे के बीच में बीजेपी के हल्के बता रहे हैं कि बहानाबाजी की जा रही है। वहीं साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक इंतखाबात का आखिरी 5वां मरला कल शुरू होने जा रहा है और इन इंतखाबात में किस तरह की सियासतदान या ऊंट किस करवट बैठेगा ये वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सभी सियासी जमातें जोर चोड़ या यूं कहें ईड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इंतखाबात के नताइज पे ही मालूम होगा कि गुपकार अलायंस की जीत हुई है, बीजेपी ने पत्ता जमीन मारी है या निर्दलीय उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। ये इंतखाबात के नताइज पर ही मालूम होगा। लेकिन कश्मीर में इन सियासी इंतखाबात के साथ साथ जहाँ सेंटिमेंट्स भी जोड़े गए हैं, वहीं ये भी माना जा रहा है कि विकास तो दूर दूर तक माजी में नज़र नहीं आएगा। आने वाले दिनों में हो सकता है विकास का लंगड़ा घोड़ा भी कश्मीर में कहीं दौड़ता दिखाई दे। लेकिन विकास में बिजली का मामला है और बिजली के हवाले से अभी ही निराशा है। आज ज़मीन पे यूं कह सकते कि बिजली गिरती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जब बिजली मिलती नहीं है तो लोग सिर्फ को सने ही देते हैं। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। चलिए, तो आपने देखा कि सनम का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डीडीसी चुनाव तो सर पर हैं ही, लेकिन मौसम ने एक बार फिर से करवट यहाँ पर बदल ली है। मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, ज़्यादातर ठंड जो है वो हो चुकी है और कल 5वें चरण के चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं और जाहिर तौर पर सुबह 7 बजे से लेकर 2 बजे तक वोटिंग जो है वो होगी, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सुबह 7 बजे से ही कम लोग जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो जाती है। अब देखना यह है कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से डीडीसी चुनावों के परिणाम निकल कर आएंगे। चलिए, अब आपको श्रीनगर लिए चलेंगे और श्रीनगर में आज यहां पर जफर ने जनसभा को भी संबोधित किया है और भाजपा की डेवलपमेंट को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है, हमारे सहयोगी तजम्मुल हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों के बीचों बीच में आज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, कौमी तर्जुमान, राज्यसभा मेंबर जफर इस्लाम ने आज अपना दरबार सजाया था सेंट्रल कश्मीर के ज़िला गांदरबल में। पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए जफर इस्लाम ने कहा कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 70 बरसों के दौरान अवामी हुकूमत ने इनफरादी मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं की और लोग इज्तिमाई सोच में और इज्तिमाई तौर में काफ़ी मुश्किलात से दो चार रहे। इसी बीच में जफर इस्लाम ने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में तरक्की याफ्ता प्रोजेक्टों को मंजर आम पर लाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार, भाजपा की हुकूमत किसी भी तरह से अवाम को वोट के तौर पर नहीं देखती है, बल्कि सबका साथ सबका विकास के तौर पर चलने का जो सफ़र है वो कामयाबी के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन इसी बीच में अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर डेवलप हो रही है कि पीटीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को आज एक बार फिर खाना नज़रबंद कर दिया गया। गुज़श्ता 15 दिनों में महबूबा मुफ्ती लगातार तीसरी बार खाना नज़रबंद रही। कल का उनका जो प्रोग्राम सेंट्रल कश्मीर के ज़िला बडगाम के उन गुजर बस्तियों में जाने का था जहां महबूबा मुफ्ती के बकौल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लोग इन्हें बेघर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में महबूबा मुफ्ती का आज भी चुनावी प्रचार और आवाम तक पहुंचने का प्रोग्राम देने के बाद ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर पुलिस ने तमाम गुपकार के आने वाले दोनों रास्तों को सील कर दिया।
और किसी भी शख्स को गुपकार रोड पर चलने की इजाज़त नहीं है। हालांकि अहम और जो ट्रांसपोर्ट है उन्हें पूछताछ के बाद ही उस रास्ते से गुजरने की इजाज़त होगी। महबूबा मुफ्ती के घर के बाहर न सिर्फ मेन गेट को मुकफ़ल किया गया बल्कि वहाँ से जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG और सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद वहाँ पर तैनात कर दी गई है। महबूबा मुफ्ती ने सवाल या अंदाज में पूछा, अगर भारतीय जनता पार्टी और दीगर पार्टियों को सिक्योरिटी फराहम करके चुनावी मुहिम चलाने की इजाज़त है, आवाम के रीच आउट प्रोग्राम तक चलाने का इजाज़तनामा मिलता है, तो महबूबा मुफ्ती पर इस तरह की सख्ती और पाबंदी क्यों है? आपको याद दिलाना चाहूँगा कि महबूबा मुफ्ती इससे कबल एक बार उन्हें NIA ने जब वहीदुर्रहमान परा को गिरफ्तार किया, उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने साउथ कश्मीर जाने की इजाज़त चाही थी, लेकिन उसके बाद उन्हें इजाज़त न मिलने के कुछ दिन बाद वो वहाँ तक पहुँच पाई। उसके बाद ज़िला बडगाम के उस दौरे को भी उन्हें रद्द करना पड़ा जब वहाँ पर उन्हें घर से बाहर आने की इजाज़त नहीं दी गई। महबूबा मुफ्ती ने सवाल किया कि ऐसे हालात में डेमोक्रेसी किस चीज़ का नाम है? आपको याद दिलाना चाहूँगा चुनावी मुहिम के दौरान गुपकार अलायंस के स्टार कैंपेनर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला फिलहाल आवाम के बीच में नजर नहीं आ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के रहते सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हमें देखना पड़ता है। ऐसा क्यों है कि एक पार्टी जलसा करेगी और दूसरे लीडरान को जाने का मौका न दिया जाए? सबको मौका मिल रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो खामखा एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम कर रहे हैं, वो खुद नहीं जाना चाहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव जाना चाहता है, कहीं भी जाके जलसा करना चाहता है वो करे, लेकिन अब अवाम से ही उन्हें डर लगता है। तो इसमें मेरी क्या गलती है? इस वक्त गुपकार रोड से कि वहाँ पर पुलिस महबूबा मुफ्ती के बाहर के घर को ताला चढ़ा है, अंदर से भी ताला लगा है। हालांकि उसमें कुछ खदशात है, वो कहते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। लेकिन ऐसा क्यों है कि जब चुनाव हों, जब DDC के चुनाव हों, लीडर जो है वो गुजरों से, पहाड़ियों से, बाकी लोगों से मिलना चाहते थे? नहीं, देखिए उन्हें पूरी इजाज़त है, वो जा सकती हैं जहाँ, मुझे नहीं लगता लेकिन वो कई बार ऐसा देखा गया कि उन्होंने गलत तरीके से ट्वीट करके अपने आप को इस तरह से जाहिर किया कि उन्हें कोई वो नहीं एडमिनिस्ट्रेशन रोक रही है। एडमिनिस्ट्रेशन किसी को नहीं रोक रही है, वो बिल्कुल जा सकती है, लेकिन अगर कहीं पर सिक्योरिटी, मुझे भी कहीं पर नहीं जाने दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे रोका गया। सिक्योरिटी रीजन से अगर कहीं पर रुकना है तो मजबूरी है। ये तो मजबूरी है कि उन्होंने इस तरह के हालात बना के उन लोगों ने रखे हैं जिन्होंने सरकार चलाई है। अब तो हालात सुधर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि शोपियां में कब से 2 साल पहले मैं खुद नहीं जा पा रहा था, इम्पॉसिबल था। आज मैं वहाँ जाके जलसा कर रहा हूँ और वहाँ पर मैं और भी PDP की भी गाड़ी देखा, PDP के लोगों को। चलिए अब आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर, और शहर श्रीनगर से आपको दिखा देते हैं कि बिजली के हवाले से भी खबरें निकलकर सामने आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सरकार और प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि जैसे ही यहां पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाएगा उसके बाद अनशेड्यूल्ड कट जो है वो नहीं लगाए जाएंगे और ज़्यादातर लोगों को बिजली यहां पर मुहैया कराई जाएगी। लेकिन इरफान की इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर कितनी बिजली जो है वो कश्मीर के अंदर लोगों को दी जा रही है। वादी कश्मीर में सर्दी में इजाफा और सर्दी के साथ साथ बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में खूब बारिशें हुई, मगर साथ ही साथ इस वक्त बिजली की कटौती काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। पावर के अनशेड्यूल्ड कट्स लोगों तक अब पहुंच रहे हैं। लोगों का यह भी मानना है कि एक जानिब अगर पावर महकमा शेड्यूल जो है उसे जारी करता है पावर को लेकर, मगर उस बीच अगर देखा जाए वैसी कोई भी चीज जो शेड्यूल में लिखी जाती है वो जमीनी सतह पर नहीं होती है। यानी एक साइड से पावर मीटर्ड एरियाज जो होते हैं वहां पर 4 घंटे का अभी जो है बिजली के कट्स दिखाई देते हैं और साथ साथ नॉन मीटर्ड एरियाज में 7 से 7.5 घंटे तक। मगर इस वक्त कोविड-19 और कोविड-19 के बीच अगर बात करें, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स और कई सारी ऐसी मशीन्स हैं जिसे पावर चाहिए। और क्या होता है कि मैक्सिमम वो पेशेंट सफर करते हैं जब पावर चला जाता है, बिजली की कटौती होती है। क्या इस बारे में PDD महकमे ने कुछ सोचा है? क्योंकि जमीनी सतह पर हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। और साथ साथ सर्दियों में जब इजाफा होता है तो सर्दियों के साथ साथ गर्म पानी, हीटिंग ब्लोवर्स या कई सारी चीज़ों का, गैजेट्स का इस्तेमाल होता है। तो कह सकते हैं कि आम जनता जो है फीस भरने के बाद भी परेशान है। मौसम के साथ साथ बात करें तो मौसम को लेकर वादी कश्मीर में इस वक्त ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, पीर पंजाल रेंज पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है, जिसमें हम कह सकते हैं कि सयाह भी वादी कश्मीर आ रहे हैं और बर्फीले हवाओं के साथ साथ बर्फीले मौसम का मजा ले रहे हैं। टूरिज्म के हवाले से अब ये भी खबर है कि कई सारी चीज़ें अगर देखा जाए अभी भी टूरिज्म पूरी तरह से उभर नहीं पा रहा है। 370 के बाद कोविड और उसके बाद जो लॉकडाउन चला तो टूरिज्म इंडस्ट्री की बैकबोन टूटी और वो बैकबोन अभी भी दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि कश्मीर की
अगर हम बात करें तो पूरा टूरिज्म पर दारमदार है। इस बारी अगर देखा जाए गुलमर्ग में भी कुछ फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कुछ गुलमर्ग में भी स्नो एडवेंचरस इवेंट्स हो रहे हैं, मगर क्या उससे टूरिज्म में इजाफा होगा? क्या सयाह वादी कश्मीर की ओर ज़्यादा से ज़्यादा रुख करेगा? सवाल बहुत बड़ा है। और ये भी हम कह सकते हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट की मार अभी भी जारी है, क्योंकि इमिग्रेशन की विंडो अभी भी क्लोज है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल। चलिए, अब आपने देखा कि इरफान किस तरह से पूरी रिपोर्ट पेश करते हुए नजर आ रहे थे। काफी ज्यादा रोष लोगों के अंदर देखा गया है, क्योंकि एक तरफ डीडीसी के चुनाव तो चल ही रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार की तरफ से जो यहां पर दावे और वादे किए गए थे कि बिजली से लोगों को मरहूम नहीं रहना पड़ेगा, तो जाहिर तौर पर कश्मीर के अंदर इस वक्त बिजली की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला पर्वतीय क्षेत्रों में शुरू हो गया है और बारिश का सिलसिला जो है वो मैदानी इलाकों में भी देखा जा रहा है। लेकिन अनशेड्यूल कट जो है वो बिजली के कश्मीर के अंदर हैं, और अगर बिजली कहीं पर है तो बहुत ही कम वोल्टेज में। यानी कि अस्पतालों का भी अगर हम यहाँ जिक्र करना चाहें तो अस्पतालों के अंदर भी मरीजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और वहाँ पर गर्मी के लिए भी बिजली होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बिजली नहीं आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां लोगों को झेलनी तो पड़ रही हैं, लेकिन इस पर प्रशासन कोई ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। थे फ्रस्तार फतेहपुरा के ये गांव के लोग, हालांकि इनके साथ हमारी बात हुई। इनका यही कहना है कि 2014-2015 में यहाँ पे सैलाब आया था, उसके बाद जो है लैंड स्लाइडिंग हुई, काफ़ी नुकसान यहाँ पे हुआ। हालांकि जो रिहायशी घर थे यहाँ पे वो तबाह हुए थे। हालांकि इस सैलाब की वजह से काफ़ी जो नुकसान होने के बावजूद जो है इन लोगों को जो मुआवजा नहीं दिया गया। अगरचे ज़िला इंतज़ामिया ने उस वक्त जो है इनको कुछ रुकूमात भी दिए गई, तकरीबन 60-70 हज़ार जो है एक चूल्हे को दिया गया। ताहम अगर हम लीडरों की बात करें जो साबिका एमएलए थे, उनकी तरफ से जो है इन लोगों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। ये लोग जो है इन लीडरों के खिलाफ नालान हैं। हालांकि इनका ये भी कहना है जिस वक्त यहाँ पे जो सरकार, चाहे हम बीजेपी पीडीपी जो कोalition गवर्नमेंट रही, उसके साथ साथ चाहे एनसी की हुकूमत रही या बाकी जो यहाँ पे सियासतदान, ये चाहे उन लीडरों की बात करें जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि इनका ये भी कहना है कि वो उस टाइम आते हैं जिस वक्त यहाँ पे इलेक्शन होता है, उस समय हमारे पास आते हैं, उसके बाद जो है वो नज़र नहीं देते हैं। क्योंकि अगर इस इलाके की बात करें, ये रिहाइश पजीर इलाका है, घनी आबादी वाला इलाका है। यहाँ पे अगरचे हमने औरतों के साथ साथ बच्चों और बुज़ुर्गों, चाहे यहाँ के मुकामी लोगों के साथ बात की, तो उनका यही कहना हमें दरपेश मसले मसाइल है। यहाँ पे जो रोड है वो भी खस्ताहाल पड़े हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम वो भी बरम है। इसके साथ साथ बिजली जो, यानी कि बिजली की बात करें वो 2 घंटे आते हैं, 5 घंटे गायब होते हैं। यहाँ पे जो पोल हैं, तार हैं, वो उखड़ चुके हैं और इसके साथ साथ काफ़ी इन लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी तरफ से यही अपील है ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ जो मुतल्लिका महकमा है, चाहे हम गवर्नर इंतज़ामिया की बात करें, कि वो इस इलाके की तरफ, इस गाँव की तरफ दिलचस्पी दे, ताकि इन लोगों के जो मुश्किलात हैं वो दूर हो सके। और अगरचे इस वक्त बल्दियाती चुनाव जो है ज़ोर खरोश से चल रहे हैं, जो यहाँ के कैंडिडेट हैं वो इनके पास नहीं आते हैं, जो यहाँ के लीडर्स हैं वो इनके पास नहीं आते हैं। हालांकि इनका यही कहना है कि हम बल्दियाती चुनाव में जो है हिस्सा नहीं लेंगे। अगरचे जो यहाँ पे लीडर्स हैं वो हमारे पास आएंगे, हमारे साथ वादे करेंगे, हम जी आपका काम करेंगे, ताहम इन लोगों का ये मानना है कि हम उसमें जो है इलेक्शन में बाज़ाब्ता तौर पर हिस्सा लेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है हंदवारा फ्रूट मंडी में। किस तरह की यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। लगातार जो पिछले 5 दिन से ये प्रोटेस्ट पे है, उनका साफ तौर यही कहना है जब तक किसान भाइयों का मसला हल नहीं होगा तब तक हम प्रोटेस्ट पे रहेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह की यहाँ पे जो है पूरा जो है मंडी जो है यहाँ पे बंद रखा गया है। उनका साफ तौर यही कहना है कि जब तक किसान भाइयों का मसला हल नहीं होगा तब तक हम, और जो है यहाँ के ट्रांसपोर्ट वो उनको सपोर्ट करेंगे, तब तक जो है ये मंडी बंद रहेगी जब तक किसान भाइयों का मसला जो है हल नहीं होगा। कैमरामैन जैसा के साथ शमीम भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, हंदवारा। रेस्ट एरिया फुल जो 3 सेक्टर मानसबल ने आज जो उनकी जो कहीं जो गतिविधियाँ में जो हैं मार्टियर्ड हो गए हैं और कहीं जो जाम बहक जवान हो गए थे, उनकी फैमिली के साथ आज यकजहती इजहार किया गया है और उनको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया गया है। और यहाँ पे जो उनको आज जो है गर्मी के जो हैं कपड़े भी यहाँ पे दिए गए हैं और उनको जो है कैंटीन फैसिलिटी भी लिए गई है और जो भी उनके ज़रूरियात, ज़िंदगी ज़रूरियात हैं वो उनको प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ के जो हैं 13 रेस्ट एरिया फुल्स के डॉक्टर साहिबान जो MI से आए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर जो है उनको जो
है अच्छी तरीके से जो मेडिकल कार्ड्स दिए गए हैं, जो बाज़ाब्ता तौर पर उनके घर में भी जो है चेकअप करते हैं जो आर्मी के जवान, जो भी यहाँ पे जो है कहीं जो है यहाँ के दूर दराज इलाके से आए हुए जो है 13 STR राइफल्स के 3 सेक्टर मानसबल ने उनको जो है अच्छी तरीके से जो सुविधा फराम की गई है। यहाँ पे जो है डिप्टी कमांडर जो है बाबर बहन साहब और उनके साथ साथ कई जो है आर्मी के ऑफिसर्स ने उनको जो है दिया गया, और यह विंटर सीजन चल रहा है उसके जो बावजूद भी उनको यहाँ पे लाया गया है और इनको जो गर्म की जो कपड़े यहाँ पे हैं वो फराम किए गए हैं, और साथ साथ ये भी है उनको जो घर तक जो है राशन पानी जो है वो भी यहाँ से जो एश्योरेंस मिली कि वो भी आपको पहुँचाया जाएगा। हर कदम पे जो है उनको ये एश्योरेंस मिली कि हर कदम पे जो है 13 STR या फिर 3 सेक्टर मानसबल जो है आपके साथ रहेंगे। चलिए अब आपको जिला डोडा भी लिए चलते हैं। जिला डोडा में भी डीडीसी चुनावों के मद्देनजर रखते हुए लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां यहां पर झेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर पहले ही बस स्टैंड तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, लोगों को पहले ही नीचे उतार दिया जा रहा है, किराया पूरा लिया जा रहा है। लेकिन किस तरह से पूरे सूरत हाल है वसीम की रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त हम ठीक जो है पुलडोडा के रास्ते पे खड़े हैं, पेट्रोल पंप पे बिल्कुल साथ में, और आप देख सकते हैं कितनी जनता मेरे साथ बिल्कुल खड़ी है। इनका ये मानना है कि इनको आधे रास्ते से गाड़ी से उतारा जाता है, और ये काफ़ी सारे गांवों से आते हैं, कुछ भद्रवाह से आते हैं, ठाठरी से आते हैं, प्रेमनगर से आते हैं। इनको यहाँ पे बताया जाता है कि आधे रास्ते से आप पैदल जाएं। इनसे ही जानते हैं कि किस तरह की परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता है। आपका नाम? जी, मेरा नाम पिंकर सिंह है, मैं प्रेमनगर से बिलोंग करता हूँ। क्योंकि देखो आप, हम नीचे बस स्टैंड से, ये पेट्रोल पंप से लेकर बस स्टैंड तक 1.5-2 किलोमीटर का सफ़र जो पैदल करना पड़ता है। इसी वजह से इधर आगे पूछा गया तो वो रहने किराया जो लिया गया आपको कितना लिया गया? जी हमारे से 150 रुपये किराया लिया गया, एक्स्ट्रा किराया लिया गया जी। तो यहाँ से आपको कितना किराया ऊपर तक लगता है ऑटो का? जी 50 रुपये, 20 रुपये, कोई आता है तो कोई बोलता है 40 रुपये। ऑटो में भी नहीं जी, बस स्टैंड तक हम आपसे 40 रुपये लेते हैं, आगे पीछे 40, कभी कभार 50 रुपये भी लेते हैं हमसे किराया। तो बताया क्या गया आपको कि आपको क्यों यहाँ से पैदल भेज रहे हैं? बोल रहे हैं नहीं जी, ऊपर ये इलेक्शन है तो इसी वजह से ये जाम लगता है, इसी वजह से हम आपको इधर उतार रहे हैं, तो आप पैदल करके बस स्टैंड तक ये चलेंगे, और ताकि ये जाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसी वजह से हमें इधर उतारा गया है। एक तरफ से बारिश भी पड़ रही है और काफ़ी दूर है यहाँ से बस स्टैंड, और परेशानियों का सामना आप देख लीजिए किस तरह से करना पड़ता है। कि कुछ लेडी भी है मेरे साथ, और अभी हम देख रहे थे कुछ बुजुर्ग प्रेग्नेंट लेडियाँ यहाँ से जा रही थी पैदल, इनको यहाँ से बस स्टैंड तक जाना पड़ता है। क्या नाम छो? हेमा बेग तो परेशानी जो करें ये तो घर पैदल बस जान पे उनका तो क्या बनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा? आपका नाम? सर कहाँ से आए थे आप? हम सर तुरंत से आए। तो किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? सर बीमार हैं, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं सर। सुबह हम 9 बजे घर से निकले हैं तो अभी 12 बजे है, तो अभी हम डोडा में पहुंच रहे हैं। तो नीचे पेट्रोल पंप के पास सर उतारा तो किराया हमने सर दिया डोडा का 40 रुपये लिया भाड़ा से। तो वहाँ पे किसने आपको रुकाई आपकी गाड़ी? यहाँ पुलिस वाले हैं सर। उधर क्या बताया उन्होंने? कि जी इलेक्शन की ड्यूटी है, ये गाड़ियाँ वहाँ से जा रही हैं तो वहाँ जाम लगेगा, इसलिए यहाँ पर उतार रही हैं सवारी। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी, काफ़ी सारे लोग आते हैं उम्मीदें करके कि हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाएंगे, अपना इलाज करवाएंगे, मगर दिक्कतों का सामना आप देख लीजिए किस तरह से लोगों को करना पड़ता है। ये सारे लोग जो हैं, कोई हॉस्पिटल जाना चाहता है, कोई डॉक्टर के पास आना चाहता है, कोई कॉलेज जाना चाहता है, मगर हालत आप देख लीजिए सुबह 9 बजे अपने घरों से निकले हैं, 12 बज चुके हैं, अभी तक कोई भी गाड़ी का इंतज़ाम इनके लिए नहीं किया गया। आधे रास्ते से इनको उतारा जाता है और बताया जाता है यहाँ से आप चले जाए, कल डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं, पब्लिक सफ़र हो रही है, होने दो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा कोई भी असर नहीं पड़ता है। और भी कुछ लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तनवीर मलिक है। तनवीर जी कहाँ से आप आए हैं? सर मैं प्रेमनगर रहता हूँ, प्रेमनगर से मैं आया हूँ अभी। कब निकले थे सुबह घर से? सुबह में निकला हूँ 9 बजे घर से। तो किस तरह की परेशानियों का सामना डोडा तक करना पड़ा आपको? सर सबसे पहले हम प्रेमनगर से चढ़े गाड़ी में, तो सर ने डबल किराया लिया हमें पुलोडा तक, वहाँ से सर सुमो में आए तो यहाँ पेट्रोल पंप तक। पुलिस वाले किसी को बोल रहे हैं कि कोरोना है, किसी को बोल रहे हैं इलेक्शन ड्यूटी है, गाड़ियाँ ऊपर है, जाम लगा हुआ बहुत ज़्यादा, आप पैदल चले जाओ। तो आधे गाड़ी वालों को बोलते हैं कि कोरोना है ऊपर, कोरोना मत जाओ। सर जो प्राइम में सर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक ये इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर प्राइवेट गाड़ियाँ ऊपर जा रही हैं, क्या उनसे कोरोना नहीं हो सकता है? क्या वो बिल्कुल सेफ़ हैं? क्या वो उन गाड़ियों को सैनिटाइज़र किया गया है? जो ये लोकल्स गाड़ियाँ उनको सैनिटाइज़र नहीं किया गया है। और मैं आपको कल की बात बताऊं, कल भी इसी तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मैं देखो आपको अपने कैमरामैन से बताऊं कि आपको दिखाए विजुअल में किस तरह से लोग पैदल आ रहे हैं और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मैंने कल आरटीओ डोडा से भी बात की थी और कुछ सेकंड के बाद ही उनने गाड़ियाँ छोड़ी थी। बहानेबाजी मारी जाती है और तरीका आप देख लीजिए इन लोगों का हाल क्या बन चुका है। पैदल इनको जाना पड़ता है यहाँ से बस स्टैंड। जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है इस पर लगाम कसना बहुत ज़रूरी है।
जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। वसीम गत्तू, डोडा। तो आपने देखा कि वसीम का क्या कुछ कहना था कि 2 किलोमीटर पहले ही यहाँ पर लोगों को उतार दिया जा रहा है और जाहिर तौर पर बर्फबारी का सिलसिला और साथ ही साथ बारिश का भी मौसम यहाँ पर बना हुआ है। लोगों को पैदल अपने घरों की तरफ रुख करना पड़ रहा है और किराया भी पूरा लिया जा रहा है, यानी कि अगर किसी ने बस स्टैंड तक जाना है तो बस स्टैंड तक किराया तो लिया जा रहा है, लेकिन रास्ते में ही उन्हें उतारा जा रहा है। तो इस तरीके से प्रशासन को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टर्स को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आप लोग किराया पूरा ले रहे हैं तो मंजिल तक भी यहाँ जो यात्री हैं उन्हें पहुंचाया जाए। चलिए उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला सांबा, और जिला सांबा में भी 5वें चरण के चुनाव यहां पर होने वाले हैं और किस तरह से पूरे सूरत हाल बने हुए हैं, क्या पोलिंग पार्टीज की तरफ से यहां पर काम चल रहा है, ऋषि की रिपोर्ट में देखिए। तो जम्मू कश्मीर यूटी में कल डीडीसी के चुनावों के 5वें चरण के लिए मतदान होगा, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और पोलिंग पार्टीज को अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर रवाना कर दिया है। वहीं सांबा जिला की बात करें तो जिला प्रशासन सांबा ने भी आज पोलिंग पार्टीज को एक बार फिर से अलग अलग पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना कर दिया है पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में, क्योंकि कल सांबा जिला में भी 2 ब्लॉक्स में वोटिंग होगी, जिसमें रामगढ़ ब्लॉक की रामगढ़ बी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डाले जाएंगे और उसी के साथ साथ नड ब्लॉक में कल वोट डाले जाएंगे। तो मैं सबसे पहले रामगढ़ बी कॉन्स्टिट्यूंसी का जिक्र कर दूं। यहां पर टोटल जो कैंडिडेट्स हैं ये 7 हैं जो चुनावी मैदान में है और टोटल वोटर है 13,578, जो कल इन 7 कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला करेंगे। और यहां पर टोटल पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं 28। उसी के साथ साथ अगर नड ब्लॉक की बात करें तो यहां पर 9 कैंडिडेट चुनावी मैदान में है और टोटल वोटर है 11,795 और टोटल पोलिंग स्टेशन हैं 27। और इन दोनों ब्लॉक्स का ओवरऑल डाटा मैं आपको बता दूं, सांबा जिला में कल 55 पोलिंग स्टेशन हैं, यहां पर मतदान होगा और टोटल कैंडिडेट्स हैं दोनों ब्लॉक से मिला के 16 और टोटल वोटर बन जाता है 25,373, जो कल इन 16 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि टोटल जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन हैं ये 28 हैं। यहां पर कल सुरक्षा बलों की पैनी नजर होगी ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। उसी के साथ मैं आपको ये भी अपडेट कर देना चाहता हूं कि अच्छी बात इसमें यह है कि जिस तरह से पहले 4 चरण मतदान के शांतिपूर्वक संपन्न हुए हैं और कल 5वें चरण की वोटिंग भी शांतिपूर्वक संपन्न होगी, इसी तरह की उम्मीद करते हैं। और दाद देनी होगी कि जिस तरह से लोग काफी तादाद में घरों से बाहर निकले हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, अपना राइट का इस्तेमाल किया है और लोकतंत्र को मजबूत किया है। तो कल भी भारी तादाद में लोग घरों से बाहर निकलेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे और वोट डालने का समय है सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक। तो आप एक बार फिर से ज्यादा तादाद में घरों से बाहर निकले और अपना वोट कास्ट करें। तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है और जो 28 पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव हैं, यहां पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर रहेगी ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो और कल का मतदान भी 5वें चरण का शांतिपूर्वक संपन्न हो, क्योंकि पहले 4 चरणों में बंपर वोटिंग जो है वो देखने को मिली है और कल 5वें चरण में भी इसी तरह की उम्मीद करते हैं कि बंपर वोटिंग कल देखने को मिलेगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से चरण लगातार गुजरते जा रहे हैं तो काउंटिंग के दिन भी पास आते जा रहे हैं, क्योंकि 22 तारीख को काउंटिंग होगी और कौन प्रत्याशी जीतकर आता है और कौन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है ये 22 तारीख को पता चल जाएगा और कौन कौन जो नुमाइंदा है वो अपने इलाकों में डेवलपमेंट करता है आने वाले दिनों में ये भी पता चल जाएगा। और हम यही उम्मीद करते हैं कि कल का 5वें चरण का मतदान भी शांतिपूर्वक संपन्न होगा। तो यहाँ पर स्टेज सेट हो चुकी है 5वें चरण के मतदान को लेकर और जिला प्रशासन सांबा ने भी पोलिंग पार्टीज को दोनों ब्लॉक्स में अलग अलग पोलिंग स्टेशन के लिए रवाना कर दिया है। तो आप लोग कल एक बार फिर से ज़्यादा तादाद में घरों से बाहर निकलें और अपना वोट कास्ट करें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और इसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पोलिंग पार्टीज को डिस्पैच किया गया है और यहाँ पर कोविड की भी गाइडलाइंस का काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है। मास्क सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है पोलिंग पार्टीज को ताकि वोटर जो भी वोट डालने आएगा उसे सबसे पहले सैनिटाइजर दिया जाएगा और उसे मास्क पहनने के लिए भी कहा जाएगा। तो स्टेज सेट है और कल देखना यह है कि कितनी बम्पर वोटिंग एक बार फिर से रिकॉर्ड होगी सांबा जिला में। तो ये था 5वें चरण की वोटिंग को लेकर अपडेट सांबा जिला का। यहां पर कल 2 ब्लॉक्स में मतदान होगा। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।
चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू से भी सूरत हाल दिखा देते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से महबूबा मुफ्ती की भी डिटेंशन को आज के दिन यहां पर बढ़ाया गया है, वो भी देखने वाली बात थी। क्योंकि ज़्यादातर अगर हम देखें कि डिटेंशन में एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती को डाला गया और उसके साथ ही साथ कोरोना को लेकर भी अब काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना योद्धाओं ने भी अब हाथ अपने खड़े कर दिए हैं। क्योंकि डॉक्टरों की अगर हम बात करें तो डॉक्टर भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, एक चिंता का विषय बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ डॉक्टरों का कहना है वो देख लीजिए। मैंने रिसेंटली कई डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर जो बीमार हुए, उनको भी हमने देखा बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, क्योंकि इसका एंड किसी को पता नहीं है। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि हमारी बस मौत अब निकट आ गई है, जिसको कोरोना होता है तो अब हम मर जाएंगे, हम जी नहीं सकते, सांस की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो सकता है। बड़ी रीएश्योरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी। केयर वर्कर्स हैं जो उस पर लगे हुए काम में कब से 1 साल से पूरे लगे हुए हैं, उनको भी कुछ काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में थोड़ा सा हमारी एजेंसीज़ को ख्याल रखना चाहिए कि हमारी काउंसलिंग करवाएं, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराएं, ताकि लोग अपनी फैमिली के साथ प्यार से रह सकें। घरों में जाते हैं, घरों में अपने बच्चों के साथ रहते हैं, माँ बाप के साथ रहते हैं, तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। अब ये जो सामाजिक चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारे भी रिश्तेदार हैं, हमारे भी लोग हैं, भाई हैं, सब हैं साथ। अभी और कुछ महीने मुझे लगता है हमें जीना पड़ेगा कोरोना के साथ, तो इनकी हमें आदत डालनी पड़ेगी, थोड़ी दिमागी तौर पे तैयार होना पड़ेगा। इक्का दुक्का जो डेथ्स हो रही हैं उसको भी हमें अपना मन में रखते हुए उसके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई चारा नहीं है। जो हाई रिस्क पीपल हैं जिनकी डेथ हो गई या कोई पोस्ट कॉम्प्लिकेशन से भी डेथ हो रही, तो काफ़ी दुखद बातें हैं ये, पर वी हैव टू लिव विद इट। जीना इसी का नाम है, काम करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। जैसे ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी उसके बाद कोरोना यहां पर पैर पसारना भी शुरू हो जाएगा। और ज्यादातर आप देखिए कि मौत का आंकड़ा भी अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक दिन में 4 से 5 लोगों की मौत होना बहुत बड़ी बात है। जहां पर पहले 1 या 2 लोगों की मौत होती थी, लेकिन अब 5, 6 और 10 तक आंकड़ा जब पहुंच जाता है तो एक चिंता का विषय जरूर बनता है। तो इस पर जम्मू कश्मीर की जनता को सोचने की जरूरत है, गौर करने की जरूरत है कि एहतियात बरतना आपके लिए कितना जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोग एहतियात बरतते हैं तो आपका परिवार बचेगा, आपके आसपास के लोग बच जाएंगे, और साथ ही साथ अगर आप किसी कार्यालय के अंदर काम कर रहे हैं तो वहां पर भी आप दूसरे को संक्रमण नहीं देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए, और साथ ही साथ जो SOPs यहां पर बताई गई हैं उसका पालन जरूर कीजिए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।